यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है, करेक्ट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया। और अगर मैं बोल रही हूँ कि वेलोसिटी कभी चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। जीरो हो जाता है, करेक्ट। और ऐसे अगर पोजीशन कभी चेंज नहीं हो रही है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। जीरो हो जाती है, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है सबको? प्लीज शेयर तो करा है मैंने। क्वेश्चंस ट्राई करे थे सबने? यस मैम। यस मैम। तो आज हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है, विष्णु इज साइक्लिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, then at time t equals to 0 a stiff wind blows, causing him to accelerate as seen in the diagram below. What is his cycling speed after the wind has blown for 9 seconds? मतलब यहाँ पे बोला गया है कि विष्णु एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा था और स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास जब टाइम 0 हुआ तब तक उसकी वेलोसिटी ऑलरेडी 5 थी। उसके बाद एक्सेलरेशन मिला उसे कुछ हवा के कारण, और वो एक्सेलरेशन के बाद अब हमें बताना है कि 9 सेकेंड्स जब हो चुके हैं तो कितनी वेलोसिटी हो गई। क्वेश्चन समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। अब मेरे को आप सोच के बताओ कि अगर एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है और मैं एरिया निकाल रही हूँ तो क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं मिलेगा। एरिया, वेलोसिटी। करेक्ट, वेलोसिटी मिलेगी। देखो हमारे पास अगर मैं एरिया इंटू टाइम करूंगी तो क्या हो जाएगा? कैलकुलेट करें सब लोग, वेलोसिटी। एरिया इंटू टाइम वेलोसिटी होएगा। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एरिया इंटू टाइम करा तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगा। तो अगर मेरे पास एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है तो मैं अगर एरिया निकालूंगी तो मेरे को उससे वेलोसिटी मिलती है। अब जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब हम निकालते थे तो हमें मिलता था कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, ऐसे एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ में हमें मिलता है कितनी वेलोसिटी चेंज हो चुकी है। ये बात समझ आई? यस मैम। यस मैम। यस। तो हमारे पास यहाँ पे दो शेप बन रही है 9 सेकेंड्स तक, एक तो ट्रेपीजियम है और दूसरी ये ट्राइंगल है। तो पहले ट्रेपीजियम का एरिया निकालते हैं। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ फिर से, सब लोग कैलकुलेट करेंगे। हाफ इंटू हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड B1 और B2। तो कितना आएगा ट्रेपीजियम का एरिया? सब ट्राई करो एक बार। कितना आया? 20। 20 बोल रहा है सौरभ। मैम 22। सरिता बोल रही है 22। एक और आंसर देखते हैं किसका सही है। कहाँ गए सब लोग? कुलभूषण कह रहे हैं 17। एक तक है ये 32, 24। किसी का भी आंसर मैच नहीं कर रहा। सारे नंबर्स लिख दो 20 से 100 तक। साहिल और सौरभ का आंसर करेक्ट है, आंसर 20 है। चेक कर लेते हैं हम लोग कैसे आएगा। अगर हम इस ट्रेपीजियम में देखें तो हाइट क्या है मेरे पास, ये वाली साइड 4 है हाइट, तो मैं लिख देती हूँ हाफ इंटू 4। और दो पैरेलल साइड है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। तो नीचे वाले का साइज है 7, आधी अपना माइक म्यूट कर लो, और जो ऊपर वाली साइड है उसका साइज है 3। तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 आ गया।
और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अब अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें तो इसका एरिया क्या आएगा? सौरभ आप आंसर नहीं करोगे। जो ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? जिसका जो भी आंसर है वो बता सकता है। ठीक है, सबका आंसर 2 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जब ये ट्रायंगल लेंगे तो हमारे पास बेस हो गया ये 7 से 9 तक गए, मतलब 2 डिस्टेंस गए, तो बेस हो गया है 2। और हाइट कितने गए? 0 से यहाँ पे हम गए हैं -2 तक, ये है -1 और ये -2, तो हमारे पास हाइट हो गई फिर से 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। पर अब ये बात ध्यान रखना, जो भी एक्सिस के नीचे एरिया होता है वो नेगेटिव होता है, और जो एक्सिस के ऊपर वाला एरिया होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब ये वाला एरिया तो पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जब आप टोटल वेलोसिटी निकालोगे 9 तक तो आप करोगे 20 में ऐड, पर ऐड करने वाली जो नेक्स्ट वेलोसिटी थी वो नेगेटिव है -2, तो आ जाएगी 18 मीटर पर सेकेंड। यहां तक समझ आया? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. पर जब टाइम 0 था तो ऑलरेडी उसकी वेलोसिटी 5 थी, तो हमारे पास टोटल बन जाएगी 18 + 5, 23 मीटर पर सेकेंड। किसी को कोई डाउट है इसमें? No, ma'am. ओके। No, ma'am. तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि जो एरिया है ग्राफ के नीचे वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और जो ऊपर है वो पॉजिटिव ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम। मतलब पोजीशन का मतलब क्या क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वो टाइम के साथ बदल रही है, और उसका हमें रिलेशन गिवन है 15t² i कैप + 4 - 20t² j कैप, और हमें बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट टाइम इक्वल्स टू 1। तो पहले बताओ, अगर हमें एक्सेलरेशन बताना है तो या तो हमारे पास वेलोसिटी होती, पर हमारे पास सिर्फ पोजीशन है, मतलब उसको अगर मैं x लिखूं तो वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? dx/dt. करेक्ट, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx/dt। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसके लिए हम dx/dt कर सकते हैं। और जब हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी और एक्सेलरेशन चाहिए तो उसके लिए dv/dt कर सकते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? No, ma'am. तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं। तो हमारे पास था d/dt ऑफ पोजीशन, अब पूरी हो गई है 15t² i कैप + 4 - 20t² j कैप। तो जब आप यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे तो याद रखना i कैप और j कैप को नहीं हटाना है, वो लगे रहेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म है वो आ जाएगी d/dt ऑफ 15t² का डेरिवेटिव और साथ में i कैप लगा रहेगा, और सेकेंड टर्म से आएगा d/dt ऑफ 4 - 20t² और साथ में j कैप लगा रहेगा। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा? 30t i cap. 130 T cap. करेक्ट, 30t i कैप। ऐसे अगर फर्स्ट पार्ट का आ गया है तो सेकेंड पार्ट का बताओ। 40. -20. -40. t 40. j cap. Minus. -40 आएगा।
ये पावर 2 थी तो 220 से मल्टीप्लाई हो गई -40 जे कैप, और क्योंकि इस 4 का डेरिवेटिव 0 हो गया, वो कांस्टेंट है। सबको समझ आया ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे हमारे पास ये तो सिर्फ वेलोसिटी आई है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसका फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो a इक्वल्स टू dv अपॉन dt। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? 30 I cap minus 40 J cap. करेक्ट, 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। तो एक्सेलरेशन का ये तो वो आ गई है टर्म्स वेक्टर में, पर अब हमें वैल्यू फाइंड करनी थी टाइम 1 पे। तो मैं 1 को कहाँ पुट करूं? बताओ 1 को कहाँ पुट कर सकते हैं? इन अबव इक्वेशन कौन सी वाली इक्वेशन में एक था? कोई भी गेस तो मार सकता है कि कहाँ पे पुट मैं करोगे। टी डालने की जरूरत नहीं हुई। टी क्या बोल रहे हो सौरभ? मैं टी की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं हुई, टी ये तो है ही नहीं। टी तो है ही नहीं एक्सेलरेशन में, तो मतलब हम आई कैप और जे कैप की जगह आई कैप और जे कैप ना एक थप्पड़ पड़ेगा। आई कैप और जे कैप यूनिट वेक्टर है, उनमें कौन कभी वैल्यू पुट करी है? नो मैम। आई कैप और जे कैप वेक्टर है, टी की वैल्यू तो टी की जगह ही पुट होती है। कुलभूषण कौन से इक्वेशन में? कुलभूषण हाँ उस वाली में, ठीक है मैं समझ गई, उस वाली में करना है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन में टी है ही नहीं, मतलब एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो चाहे टाइम 1 हो 2 हो 3 हो, उसकी वैल्यू फिक्स है, ये जो यहाँ पे आई है। पर क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछा था, तो ये वेक्टर फॉर्म में है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। समझ आया है सबको? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. एकता और जो लोग आर में अगर वैल्यू पुट कर रहे थे पहले, आर में टाइम की जगह, तो वहां से अगर आप जैसे आपने वैल्यू पुट करी 1, तो आपके पास आएगा 15 प्लस -16 जे कैप। अगर ये वाला केस कर दिया तो इसका डेरिवेटिव फर्स्ट स्टेप में ही 0 हो जाएगा, दोनों कांस्टेंट हो गए, 15 भी और 16 भी। तो कभी आप एक्सेलरेशन तक पहुंचोगे ही नहीं। तो कभी भी पहले पुट नहीं करनी है, जो चीज निकालनी है उसका फॉर्मूला बनाना है, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। समझ आया सबको ये? यस यस मैम। मैम। कुलभूषण मिल गई अब आपको कौन सी इक्वेशन में पुट करनी है? ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताओ अब क्या आएगा, कैलकुलेट करोगे जब? 250 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट, सबका आंसर करेक्ट है, पर सरिता आप क्या बोल रहे हो? मैं भी 250 बोल रही हूँ। 250 तो आंसर नहीं है। 250 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ बताओ मेरे को कैसा है 250 सरिता? मैम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट। हाँ मेरे को बताओ स्टेप वाइज, फिर मैं बताऊंगी कहाँ पे मिस्टेक कर रही हूँ। सबसे पहले क्या किया? सरिता जो छोटे छोटे स्टेप्स आपने करे हैं वो बता दो एक बार, ताकि आपकी मिस्टेक ना हो आगे। तो मैम मैंने इनका अंडरूट में इसके वो कर दिया है, स्क्वायर मतलब इनका स्क्वायर करके अंडरूट लगा दिया है ऊपर। 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? मैम 900। -40 का स्क्वायर? 1600। मैम 1600। 1600। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? मैम 2500। 2500।
2500 का रूट 250 कैसे आया? मैम सॉरी मैम, मैंने सीधे कर दिया था। हाँ ठीक है, तो इसको अगर आप करोगे तो अब आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, इन दो जीरोस को भी, एक 50 के साथ लगा दो और दूसरा भी 50 के साथ, तो अंडर रूट लोगे तो 50 मीटर पर, अब यूनिट क्या आएगी मीटर पर? क्या? सेकंड स्क्वायर। सेकंड Square. स्क्वायर। ठीक है, समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो कभी भी ना इसमें मत पुट करना आई जे के में, क्लियर है? यस मैम। वो फिक्स चीज है, वो वेक्टर डिनोट कर रहा है कि ये वेक्टर है, उसमें कभी किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी आएगा उसमें वैल्यू कभी नहीं पुट करते। तो ये क्वेश्चन हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी सेम अमाउंट से चेंज हो रही है पूरे टाइम में, तो एक्सेलरेशन कभी भी नहीं बदल रहा है पूरे रास्ते में, क्या है कांस्टेंट है, चाहे टाइम 1 था या कुछ और हो गया। ये बात समझ आई? यस मैम। Yes, ma'am. तो अगर हम इस ग्राफ से एरिया निकालेंगे तो y एक्सिस पे है मेरे पास एक्सेलरेशन, x एक्सिस पे हमारे पास टाइम जो चेंज हो रहा है वो वैल्यू, तो जैसे ही हम करेंगे हमारे पास आएगा a t2 माइनस t1 लिमिट पुट करके। तो एक तरीके से जैसे हमारे पास वेलोसिटी दे रहा था, यहाँ पे वेलोसिटी दे रहा है बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियल की वैल्यू, और एरिया क्योंकि हमारे पास मैग्नीट्यूड में आता है हमेशा, तो ये सिर्फ वेलोसिटी चेंज का मैग्नीट्यूड देता है, डायरेक्शन नहीं देता है। क्लियर है सबको ये पॉइंट? Yes, ma'am. यस मैम। शिवम बुरा तो नहीं मान गई, मैं असली में नहीं मार रही हूँ। नो मैम। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हम एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा? यूनिट बता दो बस उसकी, एरिया निकालेंगे तो। मैम मीटर पर स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड नहीं मिलेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के एरिया से, एक बार सोचो, ये मैंने अभी तक नहीं पूछा है ना करवाया। वेलोसिटी तो मिलेगी। नहीं, एरिया पूछ रही हूँ मैं। Second. Meter second. मीटर सेकेंड, देखो अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो इस वाली एक्सिस में टाइम हो गया और इस वाली एक्सिस में क्या है डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, मीटर और सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या यूनिट आएगी? मीटर सेकंड। मीटर सेकंड। Meter second. समझ आया सबको क्या यूनिट आएगी? Yes, ma'am. और मीटर सेकंड नाम की कोई क्वांटिटी आपने सुनी है जिसकी यूनिट मीटर सेकंड हो? नहीं सुनी है ना अभी तक एज सच कोई इंपॉर्टेंट क्वांटिटी? No, ma'am. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया हम नहीं कैलकुलेट करते, उस समय कुछ नहीं मिलता इंपॉर्टेंट, पर अगर हम उसका स्लोप निकालेंगे तो जो देगा चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज ऑफ टाइम, उससे हमें वेलोसिटी मिलती है। क्लियर है ये सबको? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। अब सबसे पहले हमने लिए स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी का मतलब है उसकी पोजीशन क्या है? Rest. स्टेशनरी बॉडी की पोजीशन क्या होती है? राधा म्यूट कर मैम दो। रेस्ट। स्टेशनरी बॉडी का मतलब है बॉडी रेस्ट पे है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो चाहे टाइम कोई भी वैल्यू हो, अगर फॉर एग्जांपल वो 5 मीटर पे था तो पूरे टाइम में ही उसकी वैल्यू सेम रह रही है, तो हमें एक कांस्टेंट ग्राफ मिल जाएगा जो टाइम के साथ वैल्यू नहीं बदल रहा है। क्लियर है फर्स्ट वाला ग्राफ? Yes, मैम। ओके, फिर नेक्स्ट वाले ग्राफ पे आते हैं जिसमें हमारे पास बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स के स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलती थी और वो स्लोप कभी नहीं बदलता है स्ट्रेट लाइन में, और इस ग्राफ में जितना भी अगर टाइम चेंज करें तो उतनी ही हर बार डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, मतलब अगर 10 सेकेंड में 10 मीटर हो रहा है तो अगली 10 सेकेंड में भी 10 ही मीटर होगा, हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर है सबको ये? यस यस मैम। ओके,
फिर हमारे पास है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ पैराबोलिक बनता है और इसकी एक्सप्लेनेशन आप ऐसे भी समझ सकते हो कि s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तो अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है तो डिस्टेंस मतलब ये डिस्प्लेसमेंट मतलब ये s और टाइम क्वाड्रेटिक रिलेशन आता है। s डिपेंड कर रहा है टाइम की पावर 2 पे, ये समझ आ रहा है सबको? यस Yes, मैम। ma'am. यहाँ पे टाइम की पावर 2 है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, और ऐसे केस में हमारा पैराबोलिक ग्राफ बनता है, तो हमने यहाँ पैराबोला बनाया। हम टाइम को नेगेटिव नहीं लेते इसलिए हमने नेगेटिव साइड वाला पैराबोला नहीं बनाया। फिर रिटार्डेशन क्या होता है, किसी को पता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब हमारा एक्सेलरेशन ऐसा है कि वो चाह रहा है स्पीड कम होती जाए कम होती जाए, तो उस केस में क्या है, हमारे पास ये टाइप ग्राफ मिलता है जिसमें इनिशियली तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा था, पर फिर क्या हुआ, वो एक कांस्टेंट वैल्यू पे आ रहा है, मतलब हमारी जो वेलोसिटी है वो नहीं बढ़ रही है, वो कम होती गई। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. अब ये लास्ट वाला केस है हमारे पास, जो हमारे पास बॉडी इनफाइनाइट वेलोसिटी से है। इनफाइनाइट वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक ही सेकेंड में उसने इन्फिनिटी डिस्टेंस कर लिया, मतलब टाइम सेम रखा है और उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है वैसे एक्चुअली में? ये पॉसिबल नहीं है कि मान लो कि 8 बज रहे हैं और आपने पूरी इंडिया का चक्कर लगा लिया, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो कुछ टाइम भी चेंज होगा। किसी को डिस्प्लेसमेंट और टाइम की किसी भी ग्राफ में डाउट है यहाँ पे? जी में पॉसिबल है मैम, हाँ जी में पॉसिबल है। थर्ड वाला एक्सप्लेन कर देना। थर्ड वाले में हमारे पास देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ रहा है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में अगर ये वाली इक्वेशन लिखूं मैं मोशन वाली, तो हमारे पास क्या है, एस्केप वेलोसिटी देखे, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? 11.2 मीटर पर किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, आपने वैल्यू याद कर रखी है अर्थ की, मैं ये नहीं पूछ रही थी। वो सौरभ बोल रहा है कि हमारे पास इनफाइनाइट वेलोसिटी हो सकती है एस्केप में, एस्केप वेलोसिटी की जब बात कर रहे हैं। एस्केप वेलोसिटी की भी वैल्यू इनफाइनाइट थोड़ी होती है सौरभ। सरिता आप यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे बताया कि अगर मैं ये इक्वेशन पता है ना सरिता, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यस मैम। यस मैम। तो अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है मतलब ये वाली टर्म एग्जिस्ट करती है, तो ये वाली टर्म एग्जिस्ट करती है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। डिस्प्लेसमेंट टाइम की सेकंड पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो उस केस में हमें पैराबोलिक ग्राफ मिलता था, मैंने बताया था मैथमेटिकल टूल्स में, याद आया? यस मैम। और क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है, हम इस साइड का ड्रॉ नहीं करते, हम सिर्फ राइट साइड का ड्रॉ करते हैं। क्लियर है सरिता? यस मैम। मैम फोर्थ वाला भी एक बार। फोर्थ वाले में क्या हो रहा है, हम टाइम बढ़ा रहे हैं, तो इनिशियली तो हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, पर रिटार्डेशन थी, तो इसका मतलब हमारी वेलोसिटी धीरे 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 कम होती जा रही है। रिटार्डेशन का मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो हमारी वेलोसिटी कम कर रहा है। वेलोसिटी कम कर रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, हमारी डिस्प्लेसमेंट भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो उसका ग्राफ ये बनता है। क्लियर है सरिता? यस मैम। और किसी को डाउट है? नहीं मैम। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। तो फिर हमारे पास है यहाँ पे, एक सेकंड, अगर हम बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है हमें, स्लोप से एक्सेलरेशन देगा और एरिया से डिस्प्लेसमेंट देगा। कभी भूल भी जाओ तो एरिया के लिए मल्टीप्लाई कर दो जिस चीजों का ग्राफ है, स्लोप के लिए उन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, तो मल्टीप्लाई करने से हमें वो क्वांटिटी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करा तो हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है। अब इसके लिए भी वो सारे ग्राफ देखते हैं। जैसे अगर फर्स्ट ग्राफ है,
अगर हमारा जो पार्टिकल है या कोई भी बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर, कि टाइम बदलता जा रहा है पर उसकी वेलोसिटी सेम रह रही है। फिर दूसरा ग्राफ है कि हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिल रहा है और जीरो इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी जीरो, और हर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी बराबर अमाउंट से चेंज हो रही है, मतलब स्लोप कांस्टेंट और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। क्लियर है सबको ये दोनों ग्राफ? यस मैम। अब थर्ड वाला ग्राफ क्या है, हमारी बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट रिटार्डेशन से। रिटार्डेशन में हमारी वेलोसिटी कम होती जा रही है, पर कंडीशन क्या है, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी जीरो नहीं है, मतलब एक्चुअली में भी हमारी कुछ वेलोसिटी थी 10, उससे कम होती जा रही है, 10, 9, 8, 7 जो भी वैल्यू। फोर्थ वाले पार्ट में क्या है, हमारा रिटार्डेशन तो हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कम होती जा रही है, पर स्टार्टिंग में हमारी वेलोसिटी जीरो थी, तो अब वो नेगेटिव वैल्यू लेके दी जा रही है। जैसे जीरो थी तो उसके बाद हो जाएगी 0, -2, -3 एंड सो। फिर हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ है मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में स्ट्रेट लाइन आ रहा था, पर इस केस में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज होता जा रहा है। फिर अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा तो जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, नेगेटिव नहीं होगी वेलोसिटी, पर वो थोड़ी कम हो जाएगी पहले के कंपैरिजन। अच्छा, रिटार्डेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? रिटार्डेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में? रिटार्डेशन एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन उल्टी होती है और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में मैम एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। कम होती है लेकिन नेगेटिव नहीं होती है। करेक्ट, मतलब रिटार्डेशन चाह रहा है वेलोसिटी को और कम करता जाऊं, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में क्या है, एक्सेलरेशन चाहता है वेलोसिटी को बढ़ाए, पर वो उतना नहीं बढ़ा पाता जितनी ताकत से वो पहले बढ़ा पा रहा था। फर्क समझ आया दोनों में? यस मैम। जैसे ठीक, इन ग्राफ्स में किसी को डाउट है, कोई भी ग्राफ में? नो मैम। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ की। तो अगर हम एक्सेलरेशन और टाइम को डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलता है, यहाँ पे लिखा हुआ जर्क मिल जाता है, ठीक है। तो उसका भी हम स्लोप कैलकुलेट नहीं करते हैं, पर उसका अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम से हमें वेलोसिटी मिलती है। तो यहाँ पे उसका ग्राफ देख लेते हैं। सबसे पहले है व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो टाइम बदलता जा रहा है पर एक्सेलरेशन सेम है। फिर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो टाइम के साथ एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। डिक्रीजिंग में अगर टाइम बढ़ता जा रहा है तो हमारा एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है। क्लियर है सबको ये तीनों ग्राफ? कैसे मैम अब यहाँ पे हमने इक्वेशंस बनाई हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन के। इसमें हमारे पास हमने क्या कंसिडर किया, एक बॉल है, वो इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई u जब टाइम जीरो था। फिर उसको कुछ एक्सेलरेशन मिला a, तो एक्सेलरेशन ने क्या किया, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर दी और फाइनल वेलोसिटी हो गई v। ये v कब हुई, जब उसने s डिस्प्लेसमेंट को कवर कर लिया। इतना समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। तो एस डिस्प्लेसमेंट को लिखने का एक और तरीका है कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया और यहाँ पे मेरे पास 10 मीटर है और ये मेरे पास 15 है कोऑर्डिनेट, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, तो मैं एस की जगह एक्स एफ माइनस एक्स आई भी लिख सकती हूँ। यस मैम। यस मैम। ठीक है कि उन दोनों कोऑर्डिनेट्स का बस डिफरेंस लिया है। तो अगर हम इक्वेशंस की बात करें तो हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें एस की जगह बस एक्स एफ माइनस एक्स आई पुट कर दिया यहाँ पे, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। क्लियर है ये वाली इक्वेशन?
यस मैम। Yes, ma'am. फिर अगर हम इसको देखें, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने शो कर रखी है यहाँ पे, तो अगर मेरे पास कोई भी बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब उतनी ही उसकी इनिशियल थी उतनी ही उसकी फाइनल है, और एक्सेलरेशन उस केस में क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तो इस केस में अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है या टाइम निकालना है, मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकती हूँ। पर अगर मेरे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ रहा है तो मैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगी, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये क्लियर है सबको? Yes, यस ma'am. सर। yes ma'am अब अगर मेरे पास ऐसा एक्सेलरेशन है जैसे a इक्वल्स टू at, मतलब ऐसा एक्सेलरेशन जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इन इक्वेशंस को यूज करके नहीं निकाल सकते वैल्यू। उस केस में हमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी। ऐसे अगर एक्सेलरेशन गिवन है तो भी, और वरना अगर पोजीशन गिवन है at प्लस 5 t स्क्वायर, उस केस में भी हम क्या करना पड़ता है? कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते हो। समझ आ गया सबको ये? yes ma'am हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहाँ पे मिसप्रिंट है, प्लस आएगा। इन वाली इक्वेशन को रेफर कर लेना, उसमें एक मिसप्रिंट है, बीच में प्लस आएगा। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। जिसको आंसर करना है प्लीज हैंड रेज करना, चैट बॉक्स में मत लिखना अभी। यहाँ पे है, a particle starts from rest and moves with an acceleration of 4 meter per second square and covers a distance of 15 meter. The final velocity of the particle will be। अगर पार्टिकल रेस्ट पे स्टार्ट हो रहा है तो मतलब क्या गिवन है यहाँ पे? u u गिवन है। कितना हो जाएगा u? 0 0 हो जाएगा, 0 रेस्ट पे से स्टार्ट करें। फिर 4 मीटर पर सेकेंड उसने क्या दे रखा है? एक्सेलरेशन। करेक्ट। और ये किसकी वैल्यू है? x इक्वेशंस में हम क्या लिखते हैं? s लिखते हैं, तो s की वैल्यू भी 15 मीटर। हमें निकालना क्या है अब? क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? फाइनल वेलोसिटी, yes ma'am मतलब v निकालनी है। तो अब 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है हमारे पास, कौन सी वाली यूज करेंगे? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? third Ma'am, B square minus U square. करेक्ट, थर्ड वाली यूज करेंगे। वो होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये वाली इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमें u भी पता है, a भी पता है और s भी पता है। तो आंसर क्या आएगा? √120 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सौरभ कह रहे हैं √120 मीटर पर सेकेंड, और किसी का भी वेट कर लेते हैं। गीतांश आपका क्या आ रहा है? √20 मीटर। ओके, शिवम ऑलरेडी आंसर कर चुका है। एकता आपका क्या आया? मैम √120। करेक्ट, सबका आंसर करेक्ट है। जिनको कंफ्यूजन है, जिनका नहीं आया वो एक बार देख लो। हमें v स्क्वायर कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो उसका लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। एक्सेलरेशन हमें गिवन है 4 और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे गिवन है 15। अगर आप इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे आपको 120 मिलेगा, और वेलोसिटी हमें निकालनी थी तो √120 और मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड, और एक्सेलरेशन बताना है। इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी का मतलब क्या दे रखा है? u
यू दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड, और फिर ये क्या वैल्यू दे रखी है? V फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल करेक्ट। और टाइम दे रखा है हमें यहाँ पे 4 सेकेंड। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? मैम b is equal to u plus 80. करेक्ट, फर्स्ट वाली यूज करेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस 80। वैल्यू निकालो एक्सेलरेशन की, क्या आ रही है एक बार? मैम डी वाला आंसर सही है। आंसर आ गया हमारे पास 4। करेक्ट है, सबका आंसर डी है। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो v की जगह 20 पुट करा, u है हमारा 4 प्लस a इंटू 4। तो ये वाला 4 जब लेफ्ट साइड जाएगा हमारे पास आ गया 16 इक्वल्स टू 4a, और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 4, और यूनिट क्या आएगी इसकी? मीटर पर सेकंड Per स्क्वायर। second square. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है सबको ये? यस मैम। अब यहाँ पे है अ पार्टिकल मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड along a straight line is subjected to a constant acceleration. After some time, its velocity is observed to be 30 meter per second. Find out the velocity of the particle at the mid of its subsequent path. तो सबसे पहले जो हमें velocity दे रखी है, कौन सी दे रखी है? initial इनिशियल वाली दे रखी है। फिर बोला है ये पार्टिकल जब मूव कर रहा था तो पूरे रास्ते में इसका एक्सेलरेशन सेम रह रहा है a, और उसने बोला कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई इतनी। फिर लास्ट पार्ट में उसने पूछा है कि इस पूरे रास्ते के जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, हमें बताना है यहाँ पे उसकी कितनी वेलोसिटी होगी। तो अगर वो a से b तक गया है तो a पार्ट पे कितनी वेलोसिटी है उसकी? 10 मीटर पर सेकंड। b पे कितनी है? 30 30 मीटर पर सेकंड। और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बराबर है। yes ma'am तो अगर ये s है तो ये भी हमारा s हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो मैम। तो इस क्वेश्चन में हमें पता है इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन सेम लग रहा है a। तो अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं? s is equal to ut plus half at square टाइम तो है ही नहीं हमारे पास। v square minus u square is equal to 2as हाँ, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। तो पहले अगर मैं a से c तक की बात करूं तो फाइनल वेलोसिटी क्या है a से c में? v v फाइनल वेलोसिटी है v स्क्वेयर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? n क्या है इनिशियल वेलोसिटी? 10 10 है, तो हमने 10 का स्क्वायर लिखा इक्वल्स टू 2। एक्सेलरेशन a है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करी उसने s। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो मैम। No man. ओके। अब सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, जब वो c से b में गया तो इसके लिए फाइनल वेलोसिटी क्या है? 30 करेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू v v है, अब v स्क्वायर। और एक्सेलरेशन अभी भी सेम है a और रास्ता भी सेम है s। तो अगर v निकालना है तो मैं क्या करूं? compare दोनों को इक्वेट कर दे, ये दोनों चीजें सेम है। ma'am तो हमारे पास आएगा v स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 30 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो कैलकुलेट करो क्या आ रही है वैल्यू v की? किसी की भी वैल्यू नहीं आई?
मैम √500। √500 आंसर करेक्ट है। जिसका आंसर √500 आ रहा है चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमारे पास ये v स्क्वायर जब लेफ्ट साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो 2v स्क्वायर। राइट साइड में 30 का स्क्वायर था तो 900 हो गया, और 10 का स्क्वायर मतलब 100 राइट साइड में जाएगा तो ये हो गया। फिर यहाँ से हमारे पास आया 1000 इक्वल टू 2v स्क्वायर, और v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 500 और v की वैल्यू आ जाएगी √500। समझ आया ये सबको कैसे किया है? यस मैम। यस मैम। और यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में कैसे करना है? नो मैम। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो इनको आपको खुद ट्राई करना है, और अगर किसी को कोई डाउट होगा किसी भी पार्ट में तो मेरे से पूछ सकते हैं। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। एन ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग एट 40 km/h कैन बी स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर बाय अप्लाइंग ब्रेक। इफ द सेम ऑटोमोबाइल इज ट्रैवलिंग एट 80 km/h, हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस बताना है। मतलब एक कार जा रही थी, वो 40 की स्पीड से जा रही है, 40 मीटर के बाद वो रुक गई। अगर वही कार 80 km/h से जा रही है तो कितने डिस्टेंस के बाद रुकेगी? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अगर एक कार 60 km/h से जा रही है और हमें ब्रेक लगाने पड़े 20 मीटर के बाद जाके वो रुक रही है, और अब कार 120 किलोमीटर पे जा रही है, तो हमें फिर से स्टॉपिंग डिस्टेंस ही बताना है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सिमिलर ही है। फिर ब्रेक कौन सी लगाई मैम? हैंड, ठीक है, हैंड ब्रेक लगाया हमने यहाँ पे। यहाँ पे थर्ड वाले में हमारे पास है बॉल रिलीज करी हमने एक टावर से, और टावर है हाइट h मीटर का, और अब अगर हमें t सेकेंड्स लग रहे ग्राउंड में तो हमें बताना है पोजीशन बॉल की जब टाइम t/3 सेकेंड था। तो टाइम दे रखा है, हाइट दे रखी है, और इनिशियल वेलोसिटी भी हमें इस केस में पता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बिल्डिंग से हमें दो बॉल को फेंका a और b। a इज थ्रोन अपवर्ड्स, मतलब a को ऊपर की तरफ फेंका है और b को नीचे की तरफ, और उन दोनों की वेलोसिटीज हमें बतानी है जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगी। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला इफ अ बॉडी लूजेस half of its velocity on penetrating 3 centimeter in a wooden block, how much will it penetrate before coming to rest? मतलब उसकी जो भी वेलोसिटी थी पहले, वो क्या हुआ, लकड़ी में जाने के 3 सेंटीमीटर बाद उसकी आधी हो गई। तो अब हमें बताना है और कितना आगे जाएगा वो जब तक कि उसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है अ पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये, और हमें स्पीड बताना है। तो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, और स्पीड 10 सेकेंड्स के बाद बताना है। तो स्पीड के लिए इनिशियल एक्सेलरेशन, सॉरी हम यहाँ पे अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी में भी वेक्टर लगा हुआ है, एक्सेलरेशन में भी वेक्टर। तो आप फाइनल वेलोसिटी निकालोगे 10 सेकेंड्स पे, वो भी वेक्टर की टर्म्स में ही आएगी, और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगी। समझ आया है सबको? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या ट्रिक है? यस मैम। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस आपको एक बार ट्राई करने हैं। इनकेस डाउट होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और यहाँ पे सॉल्यूशंस भी आपके लिए अटैच्ड है रेफरेंस के लिए। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें रिलेटिव वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, तो जैसे हम बोल रहे थे रिलेटिव वेलोसिटी वही चीज है कि अगर आप देखने वाला बदल दो तो हमारे पास वेलोसिटी बदल जाती है। जैसे अगर आप मान लो यहाँ पे कार में जा रहे हो, हाँ ये वाला केस लेते हैं, आप यहाँ पे इस कार में जा रहे हो और आपके सामने एक कार जा रही है, और ये जा रही है 40 की स्पीड से और आपकी कार जा रही है 20 की स्पीड से। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आगे वाली आपसे तेज जा रही है 20 की स्पीड से, ऐसे ही बोलोगे? यस मैम।
ठीक है, मतलब अगर आपकी कार रुकी हुई होती तो आप बोलते 40 की स्पीड से जा रही है, पर क्योंकि आप भी चल रहे हो तो आप बोल रहे हो आगे वाली जो कार है वो मेरे से 20 की स्पीड से जा रही है। मतलब आप जो वेलोसिटी बता रहे हो अपनी कार से कनेक्ट करके फिर बता रही हो। ये बात समझ आई? यस मैम। वहीं जब आप जाते हो, फॉर एग्जाम्पल एक कार में आप जा रहे हो ऐसे और एक कार उधर से ऐसे आ रही है, तो अगर आपकी स्पीड 50 है और इसकी भी स्पीड 50 है तो आपको लगता है कि ये वाली कार तो बहुत तेज से गई है। ऐसा लगता है हमें कि साइड से तो कार बहुत तेज से गई है, ताकि वो एक्चुअली में जा ना रही उतनी तेज से। ऐसा लगता है या नहीं लगता है? यस मैम। लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि वो जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो आप भी उससे उतना ही तेज दूर भागना चाह रहे हो जितना वो आपसे दूर भागना चाह रही है, तो आपके वेलोसिटीज ऐड हो जाती है उस केस में। ये बात समझ आई? यस यस मैम। मैम। तो आपको लगता है कि भाई वो एक्चुअली में 100 की स्पीड से जा रही है, पर एक्चुअली में वो 100 आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप भी 50 की स्पीड से दूर जा रहे हो। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताते हैं एक दूसरे ऑब्जेक्ट के उसमें, चाहे वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो या मूव कर रहा हो। जैसे यहाँ पे अगर ये स्टेशनरी पर्सन है वो वेलोसिटी बताएगा तो वो फिक्स बताएगा कि अगर ये 20 की स्पीड से जा रहा है और ये 40 की स्पीड से, तो ये स्टेशनरी वाला बंदा बोलेगा कि ये भाई 20 की स्पीड से मेरे सामने जा रहा है और ये 40 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ये बात समझ आई? यस मैम। यस मैम। पर जब आप इसी की वेलोसिटी बी वाले की सी के रिस्पेक्ट में बताओगे तो वो बदल जाएगी। तो जब भी हम वेलोसिटी निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास ये जो पूरा डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, वो इन दोनों पार्ट्स का टोटल है। तो अगर मैं इनके लिए वेलोसिटी निकालूं उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस पूरी इक्वेशन में टाइम से डेरिवेट। तो जैसे ही टाइम से डेरिवेट किया तो जहां जहां पोजीशन थी अब वहां वहां वेलोसिटी आ गई उस पार्ट की, तो टोटल वेलोसिटी उन दोनों को ऐड करके बनी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन को फिर से डेरिवेट करने की तो मेरे पास आ जाएंगे एक्सेलरेशन। ये बात समझ आई है सबको? यस मैम। हमारे पास फिर एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब ये x इन सबके नीचे लिखा हुआ है x c a b a, वो सब क्या है? उसका मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू a। मतलब a को क्या लग रहा है c की पोजीशन क्या है। जैसे यहाँ पे जो अगर डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे b है यहाँ पे, और अब x भी a लिखा हुआ है, मतलब b की पोजीशन a वाली जगह पे जो है उसके हिसाब से क्या है। ऐसे ही अगर VC लिखा हुआ है VCA, तो C वाले की वेलोसिटी A के हिसाब से क्या है। ये बात समझ आई सबको क्या बोल रही हूं मैं? यस मैम। बाकी लोगों को आ रही है ना? यस मैम। ये चीज आपको वैसे यूज नहीं होगी, बस समझाने के लिए हमने ले रखी है यहाँ पे। यूज के लिए आपको ये फॉर्मूला होगा जो नीचे लिखा हुआ है, इसमें बस ये एक्सप्लेन करा है कि जो छोटे छोटे पार्ट है उनका मतलब क्या है। कि अगर मैं इस C वाले की वेलोसिटी निकाल रही हूँ A वाले की टर्म्स में, तो मैं क्या कर सकती हूँ, B वाले की निकाल सकती हूँ A वाले की टर्म्स में, और C वाले की निकाल सकती हूँ B वाले की टर्म्स में। ये जब आप रिलेटिविटी पढ़ोगे, रिलेटिविटी थ्योरी तब काम आएगा अगर आप आगे पढ़ते हो फिजिक्स में तो उसमें। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं रिलेटिव वेलोसिटी की, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला क्या बताओगी? रिलेटिव वेलोसिटी जब भी हम निकालते हैं दो चीजों की, अगर हमें ए की निकालनी है बी के हिसाब से, तो ए में से बी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, और बी की निकालनी है ए के रिस्पेक्ट में, तो बी में से ए को माइनस कर दो। जैसे अगर आपने कोई चीज खरीदी है वो 40 रुपीज की है, और आपने एक और चीज खरीदी, मतलब मान लेते आपने चॉकलेट खरीदी है 40 की, और आपने फिर एक चिप्स का पैकेट खरीदा 20 का, तो अब मैं बता रही हूँ चॉकलेट का रेट चिप्स से कितना महंगा है? 20। 20। करेक्ट। और अगर मैं आपसे पूछूं चिप्स चॉकलेट से कितना सस्ता है? 20। -20। यस मैम। -20 हो जाएगा, तब आपने चिप्स वाले में से चॉकलेट को माइनस किया,
और पहले वाले केस में चॉकलेट में से चिप्स को माइनस किया। ये बात समझ आई? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो यहाँ आपको डायरेक्शंस भी लेनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूं आपको, अगर आपके पास आप राइट साइड में जा रहे हो किसी वेलोसिटी 10 से, और आपका कोई फ्रेंड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है वेलोसिटी 20 से, और आप मान रहे हो कि राइट साइड वाली पॉजिटिव वेलोसिटी है और तो दूसरी वाली साइड नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव वेलोसिटी है। और अब आप अपनी वेलोसिटी बता रहे हो विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए बी, तो किस में से माइनस करूंगी मैं किसको? ए में से बी को माइनस करेंगे, से बी को। ए में से बी को माइनस करेंगे। अब जब आप ये माइनस करोगे तो ए की तो वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -20। -20। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो आपको उसके साथ माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो टोटल कितनी आ गई वेलोसिटी? 30। 30। तो आप क्या बोलोगे? ए बी से 30 की स्पीड से जा रहा है, मतलब बी को क्या लगेगा? ए में से 30 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि एक्चुअली में तो वो 10 की स्पीड से जा रहा था। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। Yes, ma'am. और कितने लोगों को समझ आई सच्ची में बताओ? जिसको भी इसमें डाउट है वो बता दो। बस कंसेप्ट ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी में दो वेलोसिटीज लेते हैं, उनका डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो हमें दोनों के बीच का रिलेशन मिल जाता है। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में कोई सी भी वेलोसिटी है तो उसके साथ डायरेक्शन का साइन लगाना पड़ेगा कि माइनस, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ही पॉजिटिव होंगी, तो दोनों का वैसे ही आप डिफरेंस ले सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन है, अ पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक ट्रेन है वो 60 मीटर की है और वो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और एक और ट्रेन है वो 120 मीटर की है और वो ट्रैवल कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन to completely cross the freight train when they are moving in the same direction। तो ये तो लंबा क्वेश्चन हो गया, ये आज आई थिंक पूरा नहीं हो पाएगा। मैं आपको क्वेश्चन का वैसे एसेंस समझा देती हूँ। हमें टाइम बताना है कि जो छोटी वाली ट्रेन है 60 मीटर वाली, इसको कितना टाइम लगेगा इस बड़ी वाली को पार करने में, जब ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन से जा रहे हैं। ये बात समझ आई है सबको? यस मैम। तो जब भी ऐसा मोशन होगा कि ऐसा क्वेश्चन होगा कि जिसमें दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं, तो पहले आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। फिर क्योंकि हमें टाइम निकालना है तो आप मेरे को वैसे सोच के बताओ इस क्वेश्चन में। चलो इतना ही पार्ट देखते हैं आज, कि अगर ये 60 और ये 120 है, पीछे वाली ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है इसको पार करने के लिए 120 वाली को? 60। ओके, सरिता ने बोला 60। और कोई आंसर करना चाहता है? कुलभूषण कह रहा है 120। गीता 180। सरिता क्या बोला आंसर? 180। 180 होगा। वेरी गुड, 180 आंसर करेक्ट है। समझते हैं कैसे? ये 120 मीटर की ट्रेन है, पीछे से 60 मीटर की आ रही है, तो जब इसने 60 पार किया तो इसके आधे पे पहुंची, और उसने और 60 पार किया तो इसके यहाँ पे पहुंच गई वो। इतना समझ आया? यस मैम। अब क्या पार करना है उसे? अपनी लेंथ, कि वो पूरी की पूरी उससे आगे निकल जाए। तो उससे पूरी आगे निकलने के लिए उसको अपनी पूरी लेंथ मतलब 60 मीटर और आगे जाना पड़ेगा। तो टोटल पहले उसने उस ट्रेन को पार किया जो 120 थी, ताकि वो उसके बराबर पहुंच जाए। फिर उसने एक्स्ट्रा अपनी लेंथ को पार किया 60 मीटर, तो उसको पूरा ट्रैवल करना था यहाँ पे 180 मीटर। समझ आया सबको 180 कैसे आया? यस मैम।
यस मैम। और यही सेम डिस्टेंस उसे तब पार करना पड़ेगा जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। इस केस में तो ऐसे जा रही है, उस केस में क्या होगा, 120 मीटर वाली उधर जा रही है और 60 वाली इधर से आ रही है, तो अभी भी उसे 180 ही ट्रैवल करना पड़ेगा। पर क्योंकि पहले वाले केस में उनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी या ऐड होंगी जब सेम डायरेक्शन में जा रही है? ऐड होंगी। सेम डायरेक्शन में ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होती है? ऐड होती है। सब्ट्रैक्ट होती है, करेक्ट है गुतांश। हमारे पास यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होंगी। अगर आप देखो, अच्छा इसमें मूव किसको करना है, हम किसका निकाल रहे हैं सारा टाइम, पैसेंजर का या फ्राइट ट्रेन का? ट्रेन का। कौन सी वाली ट्रेन का, पहले वाली का दूसरी वाली का? 60 वाली का। 60 वाली का। तो हमें 60 वाली की वेलोसिटी बतानी है दूसरे के हिसाब से, मतलब वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड जो हो जाएगी v1 माइनस v2। इतना समझ आया सबको? यस मैम। तो अगर हमारे पास जो पहले वाला केस है तो हमारे पास दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पर दूसरे वाले केस में v21 में ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगी, तो v1 तो अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास यहाँ पे प्लस v2 आ जाएगा ना, अपोजिट डायरेक्शन के कारण। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में टोटल वेलोसिटी उनको सब्ट्रैक्ट करके आएगी, सेकंड वाले में ऐड करके आएगी। इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे, मैं आपको होमवर्क के लिए नहीं दे रही हूँ, जिसको ट्राई करना है वो ट्राई कर सकता है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स छोड़ने लग गए हैं और लेट भी हो गए। तो ये वाला क्वेश्चन जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। अब आप लोग लीव कर सकते हो, किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। हाँ, आप काफी दिन से एब्सेंट थे कुलभूषण, मैंने नोटिस किया, मैं तभी कुछ नहीं बोल रही हूँ आपको, इट्स ओके। पर आई होप कि आप पढ़ भी रहे थे, है ना? यस मैम। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट मैम। Good night, ma'am.